Hello student, welcome back to the PC निषाद BKS चैनल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बात किया था क्लास 8 के साइंस के लेसन फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें ढेर सारे स्टेप हमने पढ़े थे। उन सारे स्टेप में हमने पहले बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें कि मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करते हैं, और सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद फिर हम बीज लगाते हैं, शोइंग ऑफ सीड। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। दैट मींस आपने एक बार जब बीज लगा लिया तो उसमें आप क्या करोगे, फर्टिलाइजर और मैन्योर का एप्लीकेशन मतलब यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इन मैन्योर और इन फर्टिलाइजर को यूज करते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कोई भी लिविंग्स ग्रो करता है तो ग्रो करने के लिए उसको कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो कि हेल्प करता है उसके ग्रोथ में। हमने लास्ट टाइम आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि फूड हमारे लिए क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है। तो कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिलता है, वो न्यूट्रिएंट्स उनको उसी सॉइल से मिलता है जिस सॉइल में वो ग्रो कर रहे होते हैं। बेसिकली प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स यूज करता है, प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स यूज करता है, ये न्यूट्रिएंट्स उनका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन, इसको हम N से दिखाते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्लांट यूज नाइट्रोजन एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्लांट का जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है वो नाइट्रोजन ही होता है, और ये नाइट्रोजन किसी भी प्लांट को उसी सॉइल से मिल जाता है जिसमें वो ग्रो करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तब जब हमारा हम जब प्लांट को कल्टीवेट करते हैं और वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद जब उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसकी कटाई कर लेते हैं, और कटाई करने के बाद हम फिर से दूसरी कोई फसल उसी सॉइल में जिसमें हमने इनको हार्वेस्ट किया था उसी सॉइल में फिर से कोई दूसरी फसल लगाते हैं तब। अब ऐसे केस में क्या होगा कि हम जो भी कोई दूसरी क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है। वो ऐसा इसलिए होता है जस्ट बिकॉज अभी हमने जिस सॉइल से इन पहले वाले प्लांट की कटाई की थी, पहले वाले क्रॉप की कटाई की थी, उन्होंने क्या किया, आपके सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उनका यूज कर लिया। अब आपके सॉइल में प्लांट के यूज के लिए बहुत कम ही न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं। तो अब नया जो प्लांट हम ग्रो कराएंगे ना, तो क्या होगा, इन प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। जब इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी तो ये प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से क्रॉप के प्रोडक्शन में, क्रॉप के कल्टीवेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है, इसके ढेर सारे सोल्यूशन है, ठीक है। तीन तरीके से हम इस प्रॉब्लम से, न्यूट्रिएंट्स वाले प्रॉब्लम से तीन तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। पहला तरीका होता है कि लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन, जिसको हम बोलते हैं फैलोइंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैलोइंग। एक्चुअली है क्या, होता है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। लिखा है लीव, लीव मतलब छोड़ देना, लीव मतलब छोड़ देना। लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, आपने जिस फील्ड में प्लांट को ग्रो कराया था उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद, कटाई करने के बाद उसको कम से कम वन और मोर सीजन, एक या दो सीजन के लिए आप ऐसे ही लीव कर दो, छोड़ दो। अनकल्टिवेटेड मतलब उसमें कोई भी चीज ग्रो मत कराओ। अब इसका फायदा क्या होगा, जब भी आप किसी फील्ड को बिना कुछ उगाए ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं तो होता यह है कि आपके उसी फील्ड की सॉइल में ढेर सारे डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को धीरे धीरे कन्वर्ट करके आपके सॉइल में मिक्स करते रहते हैं। धीरे धीरे, बहुत फास्ट नहीं, धीरे धीरे मिक्स करते रहते हैं, और इस तरीके से आपके सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुका था, जिनका यूज दूसरे प्लांट में कर लिया था, फिर से यही न्यूट्रिएंट्स आके वापस अपने आप रिप्लेनिश हो जाते हैं, फिर से रिकवर हो जाते हैं, और इस तरीके से आपका जो सॉइल है फिर से फर्टाइल बन जाता है। जब आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो सॉइल क्या कहलाता है, इनफर्टाइल कहलाता है, अनउपजाऊ। लेकिन वही फिर से आपके सॉइल में
जब न्यूट्रिएंट्स आके मिल गए तो आपका सॉइल फिर से फर्टाइल बन गया, उपजाऊ बन गया। ठीक है, अब पहला तो तरीका ये रहा कि जब हम फील्ड को ऐसे खाली छोड़ देंगे तो माइक्रोब्स जो हैं वो आपके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्स करके आपके सॉइल में धीरे धीरे मिक्स करते रहते हैं और आपके सॉइल को फर्टाइल बनाते रहते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी आप फील्ड को ऐसे ही अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं तो आपके उसी फील्ड में ढेर सारे छोटे छोटे प्लांट्स, ढेर सारे छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट ग्रो करते हैं, उसी में डेड होते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो उनके मरने के बाद वो डेड होते हैं, सड़ते गलते हैं, सड़ गल के वापस फिर से उसी आपके सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद वो आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। दैट मींस अब आपकी जो है ये फील्ड फिर से उपजाऊ, फिर से फर्टाइल हो गई, उनमें ढेर सारे फिर से न्यूट्रिएंट्स आ गए। तो अब ये सॉइल आपके फिर से प्लांट को, क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लायक हो गए। तो आप फिर से अब इस चीज को इसमें इसी फील्ड में नए दूसरे क्रॉप्स ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, ये तरीका था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम आज के समय में ये है कि भाई हम अपने फील्ड को कम से कम 1 और मोर सीजन, एक या एक से ज्यादा सीजन के लिए अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ सकते। ज्यादा समय तक अपने फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई वही हमारी खासतौर से फार्मर्स, किसानों के कमाई का जरिया होता है, उनके इनकम का सोर्स होता है। तो अगर एक बार क्रॉप को ग्रो कराया और छोड़ देंगे तो फिर बैठ के खाएंगे क्या? तो उनको लगातार कोई ना कोई फसल उगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है, ये जिसको हम फैलोइंग बोलते हैं, अपने फील्ड को ऐसे खाली छोड़ना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैलोइंग। तो ये फार्मर जनरली फॉलो नहीं करते हैं, ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं? दूसरा तरीका ये होता है, दूसरा तरीका है ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द फील्ड from time to time. Add manure and fertilizer to the field from time to time. पहला हमारा जो फैलोइंग प्रोसेस है ये ज्यादा सक्सेस नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और किसान इतना टाइम तक वेट नहीं कर सकते, तो उनको हमेशा लगातार पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा वाला तरीका अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है, आप अपने फील्ड में ऐड मिलाना मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम टू द फील्ड टाइम टू टाइम, समय समय से आप अपने फील्ड में लगातार फर्टिलाइजर, आप सभी को पता होगा फर्टिलाइजर मैन्योर, ठीक है, मैं बताऊंगा। फर्टिलाइजर और मैन्योर लगातार वो मिलाते रहते हैं, इसकी वजह से जो भी हम प्लांट को ग्रो कराएं उस फील्ड में, तो इनके हेल्प से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। ये मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, यही यूज किया जाता है प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने में। ठीक है, अब आपके अपने बुक में देखिए कि किसी के नीचे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है मैन्योर और फर्टिलाइजर का, देखिए लिखा हुआ है द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैं इसको लिख देता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं। The substances which are added, the substances which are added to the field in the form of nutrients for growing good crops. For growing good crops are called manure and fertilizer. ठीक है,
एक्चुअली ये मैन्योर और फर्टिलाइजर होते क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द फील्ड, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम फील्ड में ऐड करते हैं, मिलाते हैं किस चीज के लिए? इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम मिलाते हैं फॉर द ग्रोइंग गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल के पैदावार के लिए जिन सब्सटेंसेस को अपने फील्ड में हम मिलाते हैं उन्हीं सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर बोलते हैं। यही मैन्योर, ये फर्टिलाइजर क्या करते हैं? आपके उसी क्रॉप्स को जो आप कल्टीवेट करा रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और इनकी हेल्प से ही आपकी जो प्लांट्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा आज के समय में जो भी लोग क्रॉप ग्रो कराते हैं वो लगातार अपने खेतों में फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर छिड़कते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्लांट को ग्रो करने के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो इनको प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं का यूज करके ये बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं। वरना जिन फील्ड में आप बहुत कम फर्टिलाइजर यूज करते हो वहां के प्लांट बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन जिनमें आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है और उनकी हेल्थ से बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। ओके, तो ये दूसरा तरीका था आपके फील्ड को फर्टाइल बनाने का। ठीक है, तीसरा तरीका होता है प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग टू इंप्रूव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, practice crop rotation and mix cropping to improve the fertility of soil. Fertility of ये एक तीसरा तरीका है आपके इस प्रॉब्लम से आपके सॉइल को फर्टाइल बनाने का। एक तीसरा तरीका होता है, हम क्या यूज करते हैं इसमें? क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन या फिर मिक्स क्रॉपिंग हम करते हैं। ये दो टर्म्स अपने आप में बहुत स्पेशल है, इनका मतलब आपको जानना जरूरी होता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब, रोटेशन क्या मतलब होता है? बदल बदल के क्रॉप को बदल के, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्लांट का जो मेन, किसी भी प्लांट का जो मेन सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का वो नाइट्रोजन होता है, लेकिन सारे प्लांट के लिए नहीं। कुछ प्लांट के नाइट्रोजन यूज होते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लेकिन कुछ प्लांट पोटेशियम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और कुछ तो जो है फास्फोरस का भी यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इस चीज को हम समझने के लिए चलिए इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको इसको डिटेल में पढ़नी है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस याद रखना क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को बदल के जो है कल्टीवेट करना है, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है। मिक्स क्रॉपिंग की हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। आपके बुक में ही ब्लू बॉक्स में जरा देखिएगा, लिखा हुआ है मिक्स क्रॉपिंग का, उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज अ फार्मिंग सिस्टम वेयर 2 or more crops are raised in the same area at the same time। मिक्स क्रॉपिंग जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप एक ही फील्ड में एक समय में 2 टाइप के क्रॉप्स को ग्रो कराते हो। एक ही समय में जो है 2 टाइप के क्रॉप्स ग्रो कराते हो। आपने देखा होगा कभी कभार को कि जब भी हम व्हीट का क्रॉप कल्टीवेट कराते हैं, गेहूं जब बोते हैं ना, तो गेहूं में हम सरसों भी छिड़क देते हैं, या फिर और कोई दूसरा क्रॉप ग्रो कराते हैं तो उसमें किसी तीसरे टाइप का प्लांट हम ग्रो कराते हैं। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि इनमें जो प्लांट ग्रो कर रहा है तो एक प्लांट दूसरे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हम गेहूं वाली बात कर लेते हैं, गेहूं के साथ सरसों क्यों मिला के उगाते हैं? इसका रीजन ये है कि जो व्हीट है ये यूज करता है एज सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन यूज करता है, ठीक है, नाइट्रोजन यूज करता है। लेकिन सरसों जो है लेग्यूम प्लांट होते हैं, इनकी रूट्स में क्या होते हैं? इनकी रूट्स में कुछ रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं? आपके लगातार एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते रहते हैं और कन्वर्ट करके आपके सॉइल को लगातार उसमें न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं। अब इससे फायदा क्या मिलेगा? एक तरफ से
जहां आपका व्हीट आपके सॉइल से न्यूट्रिएंट्स का यूज करता रहेगा, तो दूसरी तरफ से ये जो मस्टर्ड है, सरसों का जो प्लांट है, वो क्या उनके जो रूट में जो बैक्टीरिया है वो लगातार आपके नाइट्रोजन को मिक्स करते रहेंगे। तो एक तरफ से ये वेट यूज करता रहेगा, दूसरी तरफ से ये मिलाता रहेगा। तो इस तरीके से आपके सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम नहीं होती है। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका यूज करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को लगातार बनाए रख सकते हैं, उसको इनफर्टाइल से अवॉइड किया जा सकता है। सो दीज आर 3 बेसिक स्टेप्स टू अवॉइड द इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है उससे बात करते हैं। हमारा टॉपिक है मैन्योर। अब हम मैन्योर के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए मैन्योर के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली मैन्योर होता है, so the process of adding manure to the soil is called manuring. ये आप याद रखिएगा, the process of adding manure to the field is called manure. आपके सॉइल में मैन्योर को ऐड करना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैन्योर होता क्या है, हम इस पर बात कर लेते हैं। मैन्योर के बारे में बात कर लेते हैं। सो उसके नीचे देखिए मैन्योर का मेन डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। फिर से देख लेते हैं, मैन्योर manure is an organic substances which manure is organic substances which is obtained which obtained from decomposition of plant and animal waste. Plant and animal मैन्योर क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है जिनमें खास तौर से यहाँ पे आप सीधे सिंपल टर्म समझ सकते हैं, जो चीजें लिविंग से जुड़ी होती है, लिविंग चीजों से जुड़ी होती है उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये कार्बन से जुड़ी चीजें बातें होती हैं, लेकिन आप इसको समझेंगे भी बाद में। बस आप ये जानिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब ऐसा सब्सटेंसेस जो लिविंग से जुड़ी होती हैं। तो वही लिखा हुआ है, मैन्योर एक ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनको हम ऑब्टेन करते हैं। कहां से हमको मिलता है, फ्रॉम द डिकम्पोजिशन, सड़ने गलने से, किसके, ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है उनके सड़ने और गलने की वजह से जो चीज हमको मिलती है उन्हीं को हम बोलते हैं मैन्योर। आपने देखा होगा कि आपके घरों में, जिनके घर में खेती वगैरह होती है, अपने जिनके घर में खेती नहीं होती है, वो आपने आसपास देखे होंगे कि वो अपने घर में जो जितने भी काऊ डंग होते हैं, गाय भैंस का जो गोबर होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, या फिर घरों में चूल्हों में जलाया हुआ लकड़ी को एक जगह इकट्ठा किए रहते हैं। जब ढेर सारा हो जाता है तो उनको मिक्स करके आप अपने खेतों में छिड़कते हैं। तो क्या है, यही प्लांट, यही एनिमल के वेस्ट हैं जिनको आप एक जगह पर रख देते हैं। बाद में जब धीरे धीरे वो डिकम्पोज होते हैं तो उनका यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर, मतलब खाद जिसको बोलते हैं। लोग कहते हैं कि इसको छिड़क दो खाद का काम करेगा, ठीक है। तो वो हमारा होता है